नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आपके सामने चर्चा करना चाहता हूं भारत की राजनीति को लेकर। देखिए, ये बात तो आप जब से आपने इस देश में जन्म लिया होगा, जब से आपने होश संभाला होगा, तब से आप ये जरूर नोटिस करते आ रहे होंगे या फिर ये जरूर पढ़ते लिखते सुनते आ रहे होंगे कि भाई, हमारा देश भारत बड़ा ही विचित्र देश है। लेकिन भारत की सियासत, भारत की राजनीति, पॉलिटिक्स, तीनों के अर्थ एक ही है, बस भाषाओं का अंतर है। बहुत ज्यादा तंग है, बहुत ज्यादा रोचक भी है और परिपक्वता की कमी भी है इस देश की राजनीति में या इस देश के राजनेताओं में। लेकिन विरोधाभास यह है कि यहां के कुछ राजनेता तो इतने अधिक परिपक्व हैं, आप कह सकते हैं कि वो एक कैलकुलेटिव एक मूव लेते हैं। उनकी जो रणनीति होती है वो बड़ी ही नपीतुली होती है। और कुछ ऐसे नेता होते हैं जो आज भी स्टीरियोटाइप्स के आश्रय जी रहे हैं। लेकिन इन सब सोच के साथ या इन सब सोच के कारण, इन विचारधाराओं के कारण, राजनीतिक विचारधाराओं का भी मैं जिक्र नहीं कर रहा, ये मैं इंडिविजुअल जो इन नेताओं की विचारधारा है उनका जिक्र कर रहा हूं। क्योंकि हर व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने से पहले एक अपनी इंडिविजुअल राय भी रखता है, अपनी विचारधारा भी रखता है, जिसका मैंने उल्लेख करने का प्रयास आपके सामने किया है। तो बिफोर दैट, जब ये लोग राजनीति में आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले इनका एक अपना चरित्र होता है और ये उस चीज को फिर राजनीति में आने के बाद उसको फिर उसकी आकार देने लगते हैं, उसको एक बार अच्छे तरीके से उसका क्रियान्वयन करते हैं। इन सब में फर्क किसे पड़ता है? इन सब में फर्क या इन सब में पीड़ित या प्रताड़ित या उत्पीड़न किसका होता है? भारत की उस जनता का जिसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है, जो बहुसंख्यक है। यहां मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक कौन है और बहुसंख्यक कौन है, इसे तो राजनेता केवल अपने वोट बैंक के तौर पर देखते हैं। भले इस देश के भीतर हमारे बैंकों की स्थिति कैसी हो रही हो, लेकिन इस देश के नेताओं को और प्रमुख तौर पर जो सत्ता में बैठे हैं उनका ध्यान केवल वोट बैंक पर है। और अगर सत्ताधीशों का ध्यान वोट बैंक पर है तो फिर क्यों विपक्ष भी उसी राह पर नहीं चलेगा? 2014 के बाद से हमने ये देखा, हमने ये पाया, मुख्यतः या मुख्य रूप से हमने ये पाया कि चुनाव व्यक्ति केंद्रित हो गए, मुद्दे पीछे हो गए। मुद्दे थे लेकिन मुद्दे कुछ और बना दिए गए। जो मूलभूत संरचनाओं के लिए, आवश्यकताओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जरूरतों के लिए, जो हमारे देश का प्रत्येक नागरिक, औसत नागरिक या आप कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो व्हाइट कॉलर व्यक्ति है या बड़ी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हुए रोजी रोटी कमाता है, चलाता है अपने घर में, उस व्यक्ति की तो बैंड बज चुकी है। और मुद्दे क्या बन गए? मुद्दे बन गए भारत पाकिस्तान, कभी चीन पाकिस्तान, कभी भारत और चीन, कभी किसी अभिनेता का मुद्दा, कभी किसी अभिनेत्री का मुद्दा, कभी शमशान कब्रिस्तान, कभी जिन्ना मुसलमान, कभी जिन्ना महात्मा गांधी, कभी महात्मा गांधी हिंदू, कभी संघ, कभी राष्ट्रवाद, कभी हिंदुत्व, कभी कट्टर इस्लामिक सोच। इस देश की राजनीति सर्वाधिक तौर पर इस देश को प्रभावित कर रही है, इस देश की विचारधारा को खत्म करने का प्रयास कर रही है और वह अपने प्रयत्न पर सफल भी हो रही है। मैं इस चीज को यहां पर इस वीडियो के माध्यम से दोहराना चाहता हूं दोस्तों, आप सभी के समक्ष, कि अभी तो हालात जैसे हैं, आपको अभी ये हालात विभत्स लग रहे होंगे। याद कीजिए 4-5 साल पहले हालात शायद तब उतने विभत्स नहीं थे, लेकिन अब हालात और विभत्स हो गए हैं। हो सकता है आगे आने वाले कुछ समय में, आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, आप ये सोचें कि बॉस तब के हालात बढ़िया थे, अब तो और भी ज्यादा स्थिति नाजुक हो गई है।
मैं बड़े होशो हवास के साथ यह बात कह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए, देश में विकास के खिलाफ कोई नहीं है। देश में अगर खिलाफ है कोई तो वो उस स्टीरियोटाइप के है, जो रूढ़िवादी सोच है उसके है, जो जनता को या किसी विशेष समुदाय को एक वोट बैंक की नजर से ऊपर नहीं देख पाता है। और हमारे देश में तो समस्या यह भी है ना कि यहां पर पहले तो हम सभी धर्म में बटे हुए हैं और फिर उसके बाद हम विभिन्न धर्मों के भीतर अलग अलग जातियां भी हैं। और जो धर्म कथित तौर पर यह बातें कहते हैं या तथा कथित तौर पर यह कहते हैं कि हमारे यहां जातिवाद नहीं है, वो भी जमीनी स्तर पर अपने आप में एक बंटवारे के दंश से ग्रसित है। ये चीजें आप कह सकते हैं कि ग्राउंड पर आकर दिखती हैं। वरना क्यों हम पंजाब के विषय में कहते हैं कि वहां पर जट सिख ही मुख्यमंत्री बनेगा, या दलित अगर बन गया तो एक मास्टर स्ट्रोक हो गया दलित सिख, या हिंदुओं को क्या वहां पर प्रतिशत है। क्यों हम यूपी में यह बात कहते हैं कि भाई फला जाति के लोग तो बीजेपी के ही वोट बैंक हैं। क्यों हम ये कहते हैं कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति का वोट है वो तो बीएसपी को ही जाएगा। क्यों हम कहते हैं कि जो जेएमवाई कॉन्सेप्ट है या जो जेएमवाई का जो फैक्टर है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की आरएलडी और फिर समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ आने पर और भी ज्यादा मुख्य हो जाएगा, और भी ज्यादा आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ जाएगी, और ये फैक्टर हो सकता है कि सत्तारूढ़ पार्टी को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। हम धर्म के आधार पर तो बटे ही हैं, जातियों के आधार पर तो बटे ही हैं, वर्ग के आधार पर तो बटे ही हैं, हम तो क्षेत्र के आधार पर भी बटे हुए हैं। इस देश के भीतर अगर मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है और वो एक फला जगह से लड़ता है अगर चुनाव, तो अगर वो ए व्यक्ति जो है अगर वो उस शहर का या उस जिले के गांव का अगर निवासी नहीं है और वो किसी दूसरे जिले से आकर वहां पर चुनाव लड़ रहा है, तो उसको इस बात पर ही खारिज कर दिया जाएगा कि भाई ये तो दूसरा है, तुम आउटसाइडर हो। और ये तस्वीर आपने पश्चिम बंगाल में भी देखी होगी, जब वो वहां पर सीधे तौर पर ममता बनर्जी ने कह दिया था कि भाई आप तो बाहर से आए, ये लोग बाहरी हैं, बीजेपी वालों को ऑब्वियसली। तो ये जो देश के अंदर हमने देश बना रखे हैं, इसमें कहीं ना कहीं भारत का कॉन्सेप्ट, भारत की आइडियोलॉजी, भारत की सोच और एक भारतीय होने पर गर्व चुनाव के समय कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। ये राष्ट्रभक्ति, ये सदाचार, ये सिद्धांतिक बातें, ये पुस्तकों में अच्छी लगती हैं और लंबे चौड़े भाषणों में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर हिम्मत है किसी में तो उसे जमीनी स्तर पर उतारे ना। मेरा ऐसा मानना है जहां राष्ट्र की भक्ति, हमारे देश की भक्ति है, हमारे देश के जो प्रतीक हैं उनकी सम्मान करना है, तो वहीं यह भी है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक अगर किसी भी पीड़ा से ग्रसित हो तो फिर जो राजनीतिक दल है वो अपने आंचल को बिछा लें कि भाई हम तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं और हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह है कि एक मुख्यमंत्री आता है तो दूसरा मुख्यमंत्री उसी के पद चिन्हों पर चलता है, फिर हम एट द एंड ऑफ द डे हम उसी चीज में ही अटक कर रह जाते हैं कि भाई हमें आज विकल्प हमारे पास क्या है। विकल्प के नाम पर हमें सिर्फ यह देखना है कि कौन कम गलत है, यानी गलत सब है, आवाम में सब नंगे हैं, लेकिन हमें विकल्प दिया गया है कि भाई ए व्यक्ति अभी इस समय है और अब आपको देखना है कि भाई जो बी व्यक्ति है वो थोड़ा सा उससे बेहतर है या थोड़ा सा उससे और घटिया है, तो अब आप या तो ए को ही आप दोबारा मौका दे दीजिए या फिर आप बी को चुनकर एक बार उसे भी ट्राई कर लीजिए। भारत में राजनीति की परिभाषा क्या है, सिद्धांतिक तौर पर मैं बात नहीं कर रहा, मैं जमीनी स्तर पर बात कर रहा हूं। भारत में राजनीति की परिभाषा यह है जो आम लोगों के बीच प्रचलित है, जो नेता भी बड़ी अच्छे तरीके से उसको जानते हैं भली भांति। वो ये परिभाषा है कि दरअसल जिसके पास पूंजी है और जिसका आपराधिक बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, वो व्यक्ति सफल हो जाएगा चुनाव में, फिर चाहे वो पंचायत स्तर के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो। हमारे देश में पहली बात तो ये दुखद है कि हम हर समय मूड में होते हैं चुनाव के, मूड कह लीजिए या मोड कह लीजिए। आपका इतना बड़ा समय इस देश के विकास में जो शायद लग सकता था वो चुनाव में चला जाता है, और आचार संहिता लगने के बाद तो सभी के सभी को सांप सूंघ जाता है।
मैं फिर यही कह रहा हूं कि विकास के खिलाफ कोई नहीं है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका विकास हो, लेकिन महज एक हवाई अड्डा बनाने से, महज एक मेट्रो स्टेशन एक्स्ट्रा खोलने से, या फिर एक रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करने से, या फिर हाईवेज बनाने से उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। उसका विकास तभी होगा जब उसे उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। हमारे देश में रोजगार देना इतनी बड़ी समस्या कैसे हो गया? आखिर क्यों इस देश के भीतर एग्जाम की डेट आती है, फिर उसके कई वर्ष लग जाते हैं, फिर परीक्षा होती है, फिर और अनदर कई वर्ष लग जाते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं, तब तक वो व्यक्ति बूढ़ा हो चुका होता है, उसका हौसला टूट गया होता है, या वो इंतजार में उसका मनोबल इतना अधिक गिर गया होता है कि वो कुछ और करने के लायक नहीं बचता है। ऐसे चलेगा देश क्या? आखिर कब तक हमारे देश के नेता ये पारंपरिक सोच को ही चलाते रहेंगे? मेरी शत्रुता या मेरा मतभेद या मनमुटाव किसी नेता से पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि ये सभी एक जैसे हैं दोस्तों। आप किसे बेहतर कहेंगे अपनी नजरों में? आप उसे बेहतर कहेंगे जो मुफ्त में सब कुछ दे रहा है, या आप उसे बेहतर देंगे जो सड़कें हाईवे बना रहा है, या आप उसे बेहतर कहेंगे जो 1 करोड़ रोजगार की गारंटी दे रहा है, या आप उसे बेहतर कहेंगे जो इत्र लॉन्च करके इस उम्मीद में इत्र लॉन्च कर रहा है कि मात्र इत्र आप छिड़क कर जाएंगे तो फिर ये सत्ता वाले दूर हो जाएंगे। शायद भारतीयों की ये सोच है, हम सब की ये सोच है कि हम श्रेय लेने के दौड़ में फंस जाते हैं, और नेताओं की सोच तो इससे कई गुना आगे है, क्योंकि उनको अंततः चुनाव लड़ना पड़ता है। मुझे और आपको चुनाव नहीं लड़ना है। हां, हमारी विचारधारा, मेरा एज अ इंडिविजुअल, मेरी भी हो सकता है किसी पार्टी की तरफ झुकाव हो, आपका भी हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन हम झुकाव के कारण किसी के भक्त तो नहीं बन सकते। और भक्त आजकल अगर कहा जाता है तो सिर्फ एक पार्टी को ही या सत्तारूढ़ पार्टी को ही कहा जाता है, उसी के समर्थकों को भक्त कहा जाता है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, भक्त हर राष्ट्रीय दल के, हर राजनीतिक दल के, हर क्षेत्रीय दल के, इवन अगर कोई निर्दलीय भी है ना, तो कभी कभार उसके भी भक्त मिल जाते हैं। ऐसे में वो व्यक्ति जो झोपड़ी में रह रहा है, जिसका कभी मकान हुआ करता था और उसको मुआवजा तो दे दिया गया लेकिन जमीन नहीं मिली, वो क्या करेगा? 5 स्टार होटल में बैठकर महंगी कॉफी पीने से, ठंडे एसी के कमरों में बैठने से रणनीति जब तय होती है ना, तो फिर उसका असर, उसकी पहुंच और उसका प्रभाव कभी भी जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचता। हमारे देश के सबसे बड़ा मसला यही है कि यहां पर गरीबों को जब चुनाव नहीं होते तब अभिशाप माना जाता है, और जब चुनाव आने वाले होते हैं तो उससे पहले के कुछ जो महीने होते हैं वहां पर गरीबों को सबसे बड़ा वरदान माना जाता है। क्योंकि अव्वल तो विकास के नाम पर आप गरीबों की बस्ती को उजाड़ देते हैं, और जब आपको वोट मांगने जाना है तो आप वोट मांगने भी उन्हीं गरीबों के पास जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा से ये कहता हूं कि इस देश में जानबूझकर लोगों को अशिक्षित रखा जाता है। इस देश में जानबूझकर प्राइमरी स्कूल तो बना दिए जाते हैं, लेकिन हायर लेवल के स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज उस तरीके से नहीं खोली जाती, क्योंकि आपको वो बेसिक शिक्षा दे देंगे कि आप गिनती कर लीजिए, घटा लीजिए, बढ़ा लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन आपको वो कहते हैं ना, वो समीकरण साधने के लिए आपको वो ज्ञान नहीं देंगे। ये ज्ञान ये अपने पास रखेंगे, बड़े बड़े राजनीतिक रणनीतिकारों को अपने साथ, सलाहकारों को अपने साथ जोड़ेंगे, और फिर वो बैठकर ठंडे कमरों में रणनीति बनाएंगे कि भाई फला जगह पर ये फैक्टर है, फला जगह पर ये जाति प्रभावी है, फला जगह पर वो बंदा प्रभावी हो सकता है, फला जगह पर ये धर्म के लोग प्रभावी हो सकते हैं, और आप इनको टिकट दीजिए। फिर टिकट कैसे बढ़ती है आप भी जानते हैं, पैसे का बोलबाला रहता है, और फिर आप उम्मीद करेंगे कि जिनकी आपराधिक छवि हो, जिनके पास पूंजी है, वो उस देश के गरीब के लिए कानून बनाएगा। भाई वो क्यों अपनी जेब नहीं भरेगा? लोकतंत्र ने, हमारे संविधान ने नेताओं को बड़ी पावर के साथ नवाजा है, और पावरफुल व्यक्ति को ही पावर दी जाती है, शक्ति दी जाती है, और जो गरीब है, जो आप कह सकते हैं कि भाई विपन्न है, उसे कोई शक्ति नहीं दी जाती। संयोग देखिए, आज 26 तारीख भी है, और 26/11 का दिन हम सभी जानते हैं कि 2008 में क्या कुछ हुआ था देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में। कलेजा आज भी कांप उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उस मंजर को अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में याद करता हूं। शुरुआत में तो मैंने
पॉलिटिक्स की बात करी इस देश की, और जिसमें बदलाव की आवश्यकता है और लोगों को सोचने की आवश्यकता है। लेकिन मुंबई का ये जो धमाका हुआ था 2008 में, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी और कितने सारे लोग तो घायल हुए थे, और हमारे कई पुलिस के वीर जवान, पुलिस के वीर अफसर घायल भी और मृत्यु शहीद भी हुए थे, वीर गति को प्राप्त भी हुए थे। आज उन सभी को याद करने का दिन है, उन सभी को हाथ जोड़कर नमन करने का दिन है। और पाकिस्तान जैसे विदेशी आतंकवादी देश जो प्रायोजित करते हैं और भारत को चोट पहुंचाने का ये लक्ष्य रखते हैं, उद्देश्य रखते हैं, उनकी भी कड़ी निंदा करने की आवश्यकता है। मुंबई का अटैक देश का अटैक था, देश पर अटैक था, हम कभी भूल नहीं सकते। इसलिए आज उन तमाम पुण्यात्माओं को हाथ जोड़कर नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। आज 26 नवंबर है और आज किसान आंदोलन को भी 1 वर्ष पूरा हो गया है। तो इसी के मौके पर दरअसल जो किसान है वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर जुटे हैं, और वहाँ पर आज सभाएं हो रही हैं, वहाँ पर सबको याद किया जा रहा है और अपनी जो हुंकार है, उनकी जो मांग है, उसको दोहराया जा रहा है। मैं जो भी किसान वहाँ पर जिनकी मृत्यु हुई, जो शहीद हुए, उनको भी नमन करना चाहता हूँ। किसान आंदोलन, हालांकि आप जानते हैं कि देश के अब कैबिनेट ने, जो मोदी मंत्रिमंडल है, उन्होंने भी अब औपचारिक वापसी का ऐलान कर दिया है, लेकिन किसानों की मांग अभी भी है कि दरअसल एमएसपी पर कानून बनाया जाए, और बहुत सारी उनकी मांगे और है जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप लिंक पर जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा आपको। बट आज का दिन वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास में। आज जहां 1 वर्ष दरअसल पूर्ण हो रहा है किसान आंदोलन को, तो वहीं 2008 में जो मुंबई में अटैक्स हुए थे, उसकी आज बरसी भी है। बहरहाल राजनीति अपने जोर पर चलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और ये किसी छोटे राज्यों में चुनाव होता तो शायद इतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव है। और जब इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में चुनाव था, तो वहां भी किस तरीके से विवाद हुए थे, किस प्रकार से अमर्यादित टिप्पणियां की गई थी। उत्तर प्रदेश में अब ये दौर शुरू हो चुका है। अब यहां पर जिन्ना, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, यही सब आपको दिखेगा। असली मुद्दे हवा हो जाएंगे। और याद रखिएगा कि जो बड़े नेता है, बड़े चालाक होते हैं, बड़े नेता कैलकुलेटिव मूव चलते हैं, और वो विकास की बातें करेंगे, आंकड़ों के साथ आपको खिलाएंगे। और जो छोटे नेता होते हैं, वो फिर उस वोट बैंक को साधने का प्रयास करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कोई धर्म इतना कमजोर नहीं होता, कोई जाति इतनी कमजोर नहीं होती कि उसे किसी नेता की आवश्यकता हो। यह देश इन नेताओं के आने से पहले भी था, वो धर्म भी इन नेताओं के आने से पहले थे, और वो जातियां भी नेताओं के आने से पहले भी थी, और इनके जाने के बाद भी रहेंगी। देश सर्वोपरि रहना चाहिए, देशवासियों का हित सर्वोपरि रहना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां पर पॉलिटिशियंस का स्वार्थ ही सर्वोपरि रहता है। और फिर नौकरशाह का क्या कहें, जिनको सरकारी वेतन मिलता है और जिनकी लेट लतीफी इस देश के सैकड़ों, हजारों, असंख्य नागरिकों को उनका उपहास उड़ाती है, पैरों की चप्पल घिस जाती है, और न्यायपालिका भी बड़ी सिलेक्टिव हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।